नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सहारा इंडिया निवेशकों की लिस्ट जल्द होगी तैयार। सहकारिता मंत्री ने जब्त संपत्ति से भुगतान प्रक्रिया शुरू की। पीड़ित जमाकर्ताओं को जल्द उनकी जमा पूंजी लौटाने की उम्मीद। बिहार डाक सर्किल ने आरटीएन सेवा की शुरू। मुख्य डाक महाअध्यक्ष एमयू अब्दाली ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रतिदिन 10 टन तक ले जा सकेगी सामग्री। प्रधानमंत्री कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। समारोह में 600 सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों और 200 एनसीसी कैडेट्स ने किया रिहर्सल। अभिनेता पंकज त्रिपाठी देंगे खेलेगा भारत का संदेश। वाल्मीकि नगर में राफ्टिंग फिर से शुरू। राफ्टिंग की वापसी से वाल्मीकि नगर में बढ़ी पर्यटकों की चहल पहल। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार और नाविकों ने ली राहत की सांस। गावस्कर ने आरसीबी को बताया आईपीएल खिताब का दावेदार। आरसीबी ने 10 में से 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ तीसरा स्थान किया हासिल। आरसीबी का आगामी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार डाक सर्किल ने आरटीएन सेवा की शुरू। बिहार डाक सर्किल ने पटना नई दिल्ली आरटीएन सेवा की शुरुआत की है, जिससे अब रजिस्टर्ड और बिजनेस पार्सल प्रयागराज, लखनऊ, बरेली होते हुए दिल्ली तक 3 दिनों यानी कि 72 घंटे में सस्ती दर पर डिलीवर होंगे। ये सेवा स्पीड पोस्ट से सस्ती होगी और प्रतिदिन 10 टन तक सामग्री ले जा सकेगी। इसे मुख्य डाक महाअध्यक्ष एमयू अब्दाली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस सेवा से दिल्ली समेत रास्ते के शहरों में डाक विभाग की पहुंच बेहतर होगी। ये कदम व्यापारिक ग्राहकों के लिए भी सहायक होगा, क्योंकि बल्क बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। सेवा के शुरू होने पर डाक कर्मचारियों ने प्रसन्नता जाहिर की है। ये पहल पार्सल वितरण प्रणाली को तेज और किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी 2 लाख की आर्थिक सहायता। बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर 94 लाख गरीब परिवारों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि प्रत्येक पात्र परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो 3 किश्तों में वितरित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य इन परिवारों को लघु उद्योग या प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना के तहत 94,33,312 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, जिनकी मासिक आय 6,000 या उससे कम है। ये योजना अगले 5 वर्षों तक चलेगी और इसके लिए 1,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 50,000 परिवारों को 50,000 की पहली किस्त प्रदान की गई है। हालांकि योजना की गति धीमी रही है और कई परिवारों को पूरी राशि नहीं मिल पाई है। सरकार ने आंकड़ों को फिल्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके। अभिनेता पंकज त्रिपाठी देंगे खेलेगा भारत का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार की गौरव गाथा सुनाकर खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत का संदेश देंगे। उद्घाटन समारोह के लिए 600 सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों और 200 एनसीसी कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की, जिसमें लोक नृत्य और छठ गीत भी शामिल थे। खेल महाकुंभ में 10,000 खिलाड़ी, प्रशिक्षक और स्टाफ भाग लेंगे। समारोह में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल तैनात रहेगी। शुक्रवार से खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। खेलो इंडिया का मशाल पटना पहुंच चुका है, जिसे उद्घाटन समारोह में पाटलिपुत्र खेल परिसर लाया जाएगा। बिहार में सहारा इंडिया निवेशकों की लिस्ट जल्द होगी तैयार। सहारा इंडिया में फंसे लाखों निवेशकों की राहत के लिए केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने नवगछिया में बताया कि जब्त संपत्ति से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ, जिससे पहले उन निवेशकों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी निवेश अवधि पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को दिए गए हैं। बिहार सरकार सभी जिलों में जमाकर्ताओं की सूची तैयार कर रही है। निवेशक mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर दावा कर सकते हैं। 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को राहत दी जा रही है। सरकार की पहल से पीड़ित जमाकर्ताओं को जल्द उनकी जमा पूंजी लौटने की उम्मीद है, जिससे उनमें नया भरोसा जगा है। वाल्मीकि नगर में हुई राफ्टिंग फिर से शुरू। गंडक नदी में 1 महीने के अंतराल के बाद राफ्टिंग और गंडक सफारी की शुरुआत शुक्रवार को फिर से हो गई है। पिछले महीने नदी के जलस्तर में कमी के कारण राफ्टिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी, जिससे स्थानीय व्यवसायों पर असर पड़ा था। राफ्टिंग की बहाली के साथ ही वाल्मीकि नगर का गंडक बैराज क्षेत्र फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार और नाविकों ने राहत की सांस ली है। वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के रेंजर ने बताया कि राफ्टिंग सुरक्षा मानकों के तहत प्रशिक्षित गाइडों की देखरेख में कराई जाएगी। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और राफ्टिंग पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की सक्रिय भूमिका की सराहना की जा रही है। 990 सिपाही हुए एएसआई पद पर पदोन्नत।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने 990 सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई पद पर पदोन्नत किया है, जो उनके समर्पण और प्रदर्शन का सम्मान है। ये नव पदोन्नत एएसआई विभिन्न जिलों में तैनात होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक यानी कि मुख्यालय ने 731 पुलिस पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है, जो 1 अप्रैल 2025 की स्थिति पर आधारित है। इस सूची पर 7 दिनों में आपत्ति दी जा सकती है। विभागीय कार्रवाई, निलंबन या आपराधिक मामलों में लिप्त अधिकारियों को प्रभार नहीं मिलेगा। यह कदम पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। अब तक 12,987 पुलिसकर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया गया है और अगले महीने करीब 3,000 और अधिकारियों को उच्चतर प्रभार देने की योजना है। यह बदलाव पुलिस व्यवस्था की दक्षता और नेतृत्व को सशक्त करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार में बनाए गए नीट परीक्षा के 125 केंद्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 4 मई को आयोजित नीट यूजी 2025 परीक्षा के लिए बिहार के 35 जिलों में 125 से भी अधिक केंद्र बनाए हैं, जिसमें 1.19 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। पटना में 75 से अधिक केंद्र है। अभ्यर्थियों को फोटो, पहचान पत्र, पोस्ट कार्ड साइज फोटो और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केंद्र पर पेन उपलब्ध कराया जाएगा। फर्जी सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ एनटीए ने सख्त कदम उठाए हैं और 1600 से अधिक शिकायतों के आधार पर 126 टेलीग्राम और 25 इंस्टाग्राम चैनलों पर कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है, जिनमें 15 से अधिक चैनल बिहार से हैं। परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनटीए ने एक नया शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। छात्रों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। चुनाव तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी तैयारियां जुलाई तक पूरी हो जाएंगी। शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव हेतु रिटर्निंग अफसरों की नियुक्ति, 3 साल से अधिक एक जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला और संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की योजना बनाई गई है। शैडो जोन में सैटेलाइट फोन जैसे वैकल्पिक संचार माध्यमों पर काम होगा। सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, छाया आदि की सुविधा, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन, ईंधन और सामग्री भंडारण की व्यवस्था पर बल दिया गया है। आचार संहिता उल्लंघन पर निगरानी के लिए चेकिंग टीमें तैनात होंगी। स्वीप कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग होगा। पटना में बन रहा पहला अंडरग्राउंड सबवे। पटना शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी मॉडल हब से पटना जंक्शन को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन सबवे का निरीक्षण पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया। यह परियोजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य पटना जंक्शन पर पार्किंग की अधिकता और ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना है। सबवे का उपयोग मुख्य रूप से पैदल यात्रियों के लिए किया जाएगा, जिससे मल्टी मॉडल हब से महावीर मंदिर के पूर्वी छोर से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। इस सबवे में 4 ट्रैवलेटर, 2 एस्केलेटर और 2 लिफ्ट की सुविधाएं होंगी। साथ ही हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। ये बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे होगा, जो पटना की नई पहचान बनेगा। 9.59 लाख नेपाली रुपए के साथ 3 भारतीय गिरफ्तार। नेपाल के वीरगंज बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों को 9.59 लाख नेपाली रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। ये तीनों बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले हैं और स्कॉर्पियो से रक्सौल से वीरगंज जा रहे थे। त्रिभुवन राजमार्ग पर कस्टम एरिया के पास वाहन जांच के दौरान नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्तियों में विजय प्रसाद, मनोज कुमार साहनी और संतोष कुमार श्रीवास्तव शामिल है। पूछताछ में वे नकदी का कोई वैध दस्तावेज या स्रोत नहीं बता सके। नेपाल में विदेशी मुद्रा की अवैध आवाजाही को गंभीर अपराध माना जाता है। पुलिस ने नकदी और वाहन जब्त कर लिया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि पैसा किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था और कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं शामिल है। 1020 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के पीरो इलाके में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 1020 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी कार में शराब की खेप लेकर उत्तर प्रदेश आ रहा था। जब्त शराब की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर चंदन कुमार पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का निवासी है। सहायक आयुक्त रजनीश ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद अगियाम बाजार पीरो मेन रोड पर वाहन चेकिंग की गई। पुलिस पूछताछ में तस्कर ने बताया कि उसे शराब बक्सर में मिली थी और पटना एयरपोर्ट ले जाना था। तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नीतीश कुमार ने पेश किया 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए बताया कि 2005 से पहले बिहार में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। अब हर गांव में 24 घंटे बिजली है। सड़कें 14,468 किलोमीटर से बढ़कर 26,081 किलोमीटर हो गई है। गंगा और कोसी पर कई नए पुल बने हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 2 से बढ़कर 38, ITI 23 से 152 हुई है। स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या 12.5% से घटकर 1% से भी कम हो गई है। सरकारी शिक्षकों की संख्या करीब 6
लाख हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर 1536 एम्बुलेंस और मुफ्त दवा जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। पुलिस थानों और कर्मियों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। ये रिपोर्ट आगामी चुनाव के लिए एनडीए के प्लान का हिस्सा मानी जा रही है। जाति जनगणना पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार में श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर लिखकर इसे ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश को समानता की दिशा में ले जाएगा। तेजस्वी यादव ने लिखा कि जाति जनगणना केवल डेटा के लिए नहीं बल्कि सम्मान और सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे करोड़ों लोगों की उम्मीद है। उन्होंने केंद्र सरकार की पिछली भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले इसे गैर जरूरी बताया गया था, लेकिन अब ये एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। उन्होंने बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या इस डेटा का उपयोग सामाजिक सुधार में होगा या फिर ये रिपोर्ट की तरह भुला दिया जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले पर सियासी घमासान तेज हो गई है। राजद, कांग्रेस, जदयू और भाजपा सभी इसे अपनी उपलब्धि बताने में जुटे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उन्होंने केंद्र को यह निर्णय लेने पर मजबूर किया था। इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो निश्चिंत है। उन्होंने नीतीश कुमार को जातीय सर्वेक्षण का जनक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। नीरज ने तेजस्वी पर निजी हमला करते हुए उन्हें 420 का आरोपी बताया और कहा कि वे नौकरी के बदले जमीन घोटाले का क्रेडिट ले। नीरज ने कहा कि इतिहास मोदी और नीतीश को याद करेगा, जबकि लालू और तेजस्वी को घोटाले के लिए याद किया जाएगा। सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। गावस्कर ने आरसीबी को बताया खिताब का दावेदार। सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी को चैंपियन बनने का प्रबल दावेदार बताया है। टीम ने अब तक 10 में से 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। गावस्कर के अनुसार आरसीबी संतुलित टीम है और कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। उनके पास टीम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, पडिक्कल और हेजलवुड जैसे मैच विनर मौजूद है। मुंबई इंडियंस को उन्होंने एकमात्र ऐसी टीम माना जो आरसीबी के करीब है, लेकिन आरसीबी को ही मजबूत दावेदार बताया। हालांकि आरसीबी ने घरेलू मैदान पर अब तक सभी मैच गंवाए हैं और बाकी के 4 में से 3 मैच वही खेलने हैं, जिससे चुनौती बनी हुई है। अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है, जिसे आरसीबी पहले हरा चुकी है। टीम की फॉर्म और संतुलन इसे खिताब का प्रबल दावेदार बनाते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, प्रिंस कुमार, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी मेहता, आलोक प्रियदर्शी, परवेज आलम, रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, सोमिका कुमारी, अनवर करीम खान, निशांत कुमार, सुशीला देवी, वरुण कुमार, कोमल कुमारी, दीपक कुमार, मुन्ना प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, गोपाल बग्गा, कृष्णा कुमार, रविशंकर और अखिलेश यादव। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।